चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड 12th जूलॉजी एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड 12th एग्रीकल्चर बोर्ड में आपका अर्थवॉर्म यानी पेरिटिमा पोस्टमा क्या हेरिटिमा पोस्टमा। हिंदी में इसे अगर लिखें, हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, इसे हिंदी में लिखेंगे हेरिटिमा पोस्टमा। हिंदी में फेरिटिमा पोस्टमा, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे। ये मैं आपको बताऊं, आपका 30% सिलेबस कोविड-19 का कम हो गया है। ये आपके सिलेबस में है। 70% सिलेबस में आपके अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म की स्टडी पूरी करनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। चाहे मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आए, चाहे एनाटॉमी से आए, या क्वेश्चन आपके फिजियोलॉजी से आए, तीनों से कहीं से न कहीं से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, इस बात की गारंटी है। तो ये आपके करीब 6 अंक का ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको ध्यान से इस क्लास को अगर अटेंड करेंगे। अगर ये आप यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड के लिए तो है, अगर आप इसके अलावा एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, इससे आपको ये नहीं लगता कि यूपी बोर्ड में सिलेबस हर स्टेट का सेम होता है। सिलेबस हर स्टेट का कैसा होता है? हर स्टेट का सेम होता है। तो चलिए आज हम पेरिटिमा पोस्टमा की स्टडी करते हैं। पेरिटिमा पोस्टमा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? सामान्यतः हम इसे इंडियन अर्थवॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन अर्थवॉर्म कहते हैं। पेरिटिमा पोस्टमा को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? इंडियन अर्थवॉर्म। तो जहाँ पर लिख लेते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हम किसान का दोस्त कहते हैं। द organism also known as फ्रेंड ऑफ फार्मर, यानी केंचुआ को हम किसान का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसान की मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। क्योंकि जब ये मिट्टी को खाता है, मिट्टी को खाने के बाद फिर ये क्या करता है? ये वॉर्म कास्ट निकालता है। क्या निकालता है? वॉर्म कास्ट क्या होती है? वॉर्म कास्ट, मान लीजिए केंचुआ है, अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म ने मिट्टी खा ली। मिट्टी खाने के बाद जब आप देखते हो इस प्रकार की ये मिट्टी निकलती है, इसे क्या कहते हैं? वॉर्म कास्ट कहते हैं। तो ये मिट्टी एक फर्टाइल, ये किसान की मिट्टी को फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि केंचुए में एंजाइम पाए जाते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे अगर मिट्टी में अगर एल्कलाइन की मात्रा अधिक है तो इसके केंचुए के शरीर से या इंटेस्टाइन से जब मिट्टी गुजरती है तो उसे जब एल्कलाइन ज़्यादा है तो उसे क्षारीय माध्यम में यानी बराबर मात्रा में कर देता है। अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसे भी नॉर्मल मिट्टी हो जाती है। नॉर्मल मिट्टी इसलिए हो जाती है क्योंकि एसिडिक और बेसिक एंजाइम इसकी बॉडी में इसके पाए जाते हैं। चलिए, द अर्थवॉर्म। आप इंग्लिश और हिंदी से घबराए ना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। इंग्लिश हिंदी से सरल है, तो आप देख सकते हैं। द अर्थवॉर्म बिलोंग टू एनिलिडा फाइलम। अर्थवॉर्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है?
एनिलिडा फॉलम को बिलोंग करता है। कौन से फॉलम को बिलोंग करता है? एनिलिडा। एनी में से जो एनिलिडा का मतलब है जो इसकी बाह्य संरचना पर जो रिंग्स पाई जाती हैं, एनिमिस होती हैं रिंग्स। एनिमिस क्या होती हैं? रिंग्स। रिंग्स मान यानी छल्ले। इस प्रकार के जो छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए एनिलिडा फाइलम का मतलब यही है। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी पर जो रिंग्स पाई जाती हैं, इसलिए इसे एनिलिडा नाम यहाँ से रखा गया है। एनिलिडा फाइलम, जो नाम एनिलिडा को इसी फाइलम इसी के आधार पर रखा गया था। इसकी जो क्लास देखें, द क्लास अर्थवॉर्म बिलोंग टू ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा। जो अर्थवॉर्म की जो क्लास है वो कौन सी है? ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा का मतलब इसके पेड़ पाए जाते हैं। ओलिगोमिस मतलब थोड़े, कहने से ओलिगोमिस होता है कुछ, सम। क्या होता है? सम। चीटा में से होते हैं जो रैंक में लाइक, यानी इसके पॉलीचर चीटा में से होता है, चीटा में से होते हैं पेड़। क्या होते हैं? पेड़। इसके कुछ पेड़ पाए जाते हैं। ठीक इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अर्थवॉर्म के बारे में हमने डिटेल स्टडी में आपको बता दिया। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका किसी प्रकार का एमसीक्यू यहाँ से नहीं निकल के जाएगा, इतनी मुझे पता है। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट देख लेते हैं। इसकी हैबिट एंड हैबिटेट किस प्रकार से है, देखिए। हैबिट एंड हैबिटेट, आप अपनी नोटबुक में हैबिट एंड हैबिटेट हेडिंग डाल दें, कुछ नहीं होता है। आपको अर्थवॉर्म कहाँ पर मिलते हैं? ज़्यादातर आपने देखे होंगे बरसात के मौसम में, ये छोटे सांप की तरह ये बरसात के मौसम में ये चलते हुए दिखाई देते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर नमी वाला स्थान होता है, वहाँ पर ये मिलते हैं। अब ये करते क्या है? इनकी हैबिटेट क्या है? ये करते क्या है? हैबिट इनकी है और ये मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, इसलिए इन्हें किसान का मित्र भी कहते हैं। अब इनका कलर देखें, इनका कलर जो है ब्राउनिश, ये मिट्टी के ग्रे कलर के कुछ तो मिलते हैं, एंड मिट्टी के कलर के होते हैं। कलर का देखें, और ये ब्राउनिश कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के ज़्यादातर होते हैं। इतना आप हैबिट एंड हैबिटेट में आप डाल सकते हैं। और हैबिटेट में एक और आप इंक्लूड पॉइंट करें, जो इनकी जो स्किन होती है, स्किन पर एक जो पिगमेंट पाया जाता है, वो उस पिगमेंट का नाम है पोरफायरिन। क्या है? जो इसकी जो स्किन पर एक पिगमेंट पाया जाता है, पोरफायरिन। तो इसकी स्किन पर एक पिगमेंट पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पोरफायरिन। क्या कहते हैं? पोरफायरिन। इस पिगमेंट का जो मेन फंक्शन है, इसका क्या मेन फंक्शन? तो जो इसका जो मेन फंक्शन क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस एंड सनलाइट से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उनसे ये बचाता है। क्या? इसकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है, किससे? पोरफायरिन से। चलिए, इसकी हैबिट एंड हैबिटेट इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसकी देख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर, यानी इसकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी। आइए डालें मॉर्फोलॉजी के बारे में हम पहले बताएं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, जैसे हेयर या नोज, इस प्रकार एक्सटर्नल फीचर। एंड स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन को कहा गया। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन को एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन को एनाटॉमी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी देखने से पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी सबसे पहले। नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप इस डायग्राम को मेरे साथ ड्रॉ करें, जिससे आप डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाएं। चलिए, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है मेरे साथ, जिससे ड्रॉ द डायग्राम। इस प्रकार की इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लें। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम आपको आसानी से समझा देंगे। इसके बाद कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। देख लीजिए, अब इसकी देखिए 14, 15 और 16, 14 और 15 और 16 कितनी 14 और 15 वाले रीजन में क्या पाया जाता है? 14 और 15 वाले रीजन में क्लाइटेरम पाया जाता है। क्या? क्लाइटेरम। यहाँ पर आपको इस तरीके से डिजाइन करना है। कुछ अमीबा के जो बीच में कुछ मोटा सा पार्ट होता है, वो क्लाइटेरम कहलाता है। वो 14 और 15वें पार्ट में होता है। कौन से पार्ट में होता है? 14 और 15वें भाग में होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको मेरे साथ ड्रॉ करना है। मेरे साथ आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। देखिए, इसे बोलते हैं क्लाइटेरम। क्लाइटेरम क्या कहते हैं? इसे क्लाइटेरम। और जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म द एंटीरियर आउट, वो एंटीरियर जो पार्ट होता है, आउटर एंटीरियर पार्ट इज नॉन एज पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम साफ में दिख रहा है। पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। क्लाइटेरम
एनस। अब देखिए इसमें जो टोटल सेगमेंट होते हैं, इसके पूरी बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं? सेगमेंट की जो पुरानी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स जो 100 से 120 इसके सेगमेंट होते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 करके इस प्रकार के ये सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 20 सेगमेंट। इसकी पूरी बॉडी में सेगमेंट कितने पाए जाते हैं? 100 से लेकर के 120 तक सेगमेंट पाए जाते हैं। आज तो आज की रिसर्च में जो आज की नई बुक्स हैं, मॉडर्न बुक्स आ रही हैं, उनमें 100 से लेकर के 150 तक सेगमेंट पाए जाते हैं। तो ये हैं, ये इसके क्या है? बॉडी सेगमेंट। क्या है? बॉडी सेगमेंट। क्या है? बॉडी सेगमेंट है। और ये क्या है? इसके बॉडी सेगमेंट है। देखिए इस प्रोस्टोमियम को हम कुछ जूम करके देखें। इस प्रकार से इस पेरिस्टोमियम को हम जूम करके देखें तो किस प्रकार से हम देखेंगे? इसे हम जूम कर लेते हैं। जूम, इतना पार्ट हम जूम करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार का दिखाई देता है। इसके माउथ पर यानी इसके फर्स्ट सेगमेंट पर क्या लगा होता है? इसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। और ये क्या है? ये इसका पेरिस्टोमियम है। पेरिस्टोमियम ये इसके पेरिस्टोमियम है। इसका अगर हम लेटरल व्यू देखें तो किस प्रकार का इसका लेटरल व्यू दिखाई देगा? इसका लेटरल व्यू अगर हम देखें तो लेटरल व्यू कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। किस प्रकार का दिखाई देगा? लेटरल व्यू अगर हम देखें कुछ इस प्रकार का इसका नज़रिया दिखाई देगा। लेटरल व्यू, ये लेटरल व्यू है। और ये डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और लेटरल व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये इसका प्रोस्टोमियम है। और ये इसका क्या है? माउथ। प्रोस्टोमियम, जो इसका प्रोस्टोमियम है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये मिट्टी में क्या करता है? ये ग्रो करता है, यानी भिल बनाता है। मिट्टी में क्या बनाता है? भिल। ये इसका ये बोरो बनाने के काम आता है। जब बोरो बनाने का काम आता है। और इसका ये माउथ, ये इसका माउथ है। माउथ ही लिखते हैं इस प्रकार की माउथ पूरा। अब देखिए पेरिस्टोमियम, देख लुक आप देखिए पेरिस्टोमियम किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इमेज लगाई है। अब देखिए पेरिस्टोमियम किस प्रकार का है। और इसका जो लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू पेरिस्टोमियम कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। और आपको ये जो क्या है, पेरिस्टोमा यानी अर्थवर्म, ये डोर्सल व्यू है। क्या है? डोर्सल व्यू किस प्रकार से दिखाई दे रहा है? देखिए डोर्सल व्यू किस प्रकार से दिखाई दे रहा है? इस प्रकार से डोर्सल व्यू दिखाई देता है। देखिए अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या क्या 17वें 18वें और 19वें, 17वें 18वें और 19। और ये क्या है? इसके 17 और 19 सेगमेंट पर क्या पाए जाते हैं? कॉपुलेटरी पोर बोल सकते हैं इसे, या क्या और इसे क्या कह सकते हैं? जेनाइटल पेपिलाई।
पेपिलाई, जेनेटल पेपिलाई या कॉपुलेटरी एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन या कॉपुलेटरी एपरेचर भी कह सकते हैं। इस प्रकार से तीन चार तरीके से इसे लिख सकते हैं। और जो इसके जो 18वें सेगमेंट पर 19 और 17 और 18 पर कॉपुलेटरी पोर या जेनेटल पेपिलाई, यानी इसे हिंदी में जनन अंकुर कहते हैं। और 18वें सेगमेंट पर मेल जेनेटल पोर प्रेजेंट होता है। और इसमें देखिए क्लाइटेरम कौन कौन से सेगमेंट पर होता है? क्लाइटेरम 14, 15 और 16 में सेगमेंट पर क्लाइटेरम लगा होता है। देखिए, और ये इसके 13वें सेगमेंट पर क्या होता है? फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। इसके अर्थवॉल के 13वें सेगमेंट पर फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। अब इसके देखिए यानी 13 के बाद इसके यहाँ पर 14 पर फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। 14 वाले पर 14 सेगमेंट पर फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। और 13 पर क्या होता है? ओवरी प्रेजेंट होती है। इसकी ओवरी कितनी पेयर होती है? ओवरी इसकी 1 पेयर इसकी ओवरी पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इसके क्लाइटर रीजन में ही इसके फीमेल जेनाइटल पोर पाए जाते हैं। वो 14 सेगमेंट पर होती हैं और 13 सेगमेंट पर इसकी ओवरी होती है। 13 सेगमेंट पर क्या होती है? इसकी ओवरी। 13वें सेगमेंट पर इसकी ओवरी पाई जाती है। अब देखिए, इसका जो क्लाइटेरम रीजन होता है, क्लाइटेरम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। क्लाइटेरम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? क्लाइटेरम डिस्कस करते हैं। क्लाइटेरम कितने प्रकार का होता है? क्लाइटेरम के 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन है क्लाइटेरम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसे क्लाइटेरम को। पहला है प्री क्लाइटेलम, नंबर 2 पोस्ट क्लाइटेलम और नंबर 3 प्री क्लाइटेलम रीजन, नंबर 2 क्लाइटेलम रीजन, नंबर 2 पोस्ट क्लाइटेरम रीजन। देखिए, प्री क्लाइटेरम रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्री क्लाइटेरम रीजन सेगमेंट 1 से लेकर के 13वें सेगमेंट तक। कितने सेगमेंट तक? 1 से लेकर के 13वें सेगमेंट तक। 1 से लेकर के 13 सेगमेंट तक, यहाँ से 1 से 13वें सेगमेंट तक प्री क्लाइटेरम रीजन प्रेजेंट होता है। और क्लाइटेरम रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? 14, 15 एंड 16 में रीजन पर क्लाइटेरम रीजन प्रेजेंट होता है। अब देखिए, पोस्ट क्लाइटेरम रीजन 17 से लेकर एंड तक, 17 से लेकर के एंड तक पोस्ट क्लाइटेरम रीजन प्रेजेंट होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 13 तक प्री क्लाइटेरम रीजन, 14, 15, 16 यानी जो क्लाइटेरम रीजन है वो क्लाइटेरम रीजन। और पोस्ट क्लाइटेरम रीजन क्लाइटेरम खत्म होने के बाद 17 के बाद एंड पॉइंट तक पोस्ट क्लाइटेरम रीजन कहते हैं। अब देखिए नेफ्रिडिया। इसके डोर्सल सरफेस पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो छिद्र कुछ इस प्रकार के छिद्र होते हैं इसके डोर्सल सरफेस पर, इस प्रकार से। तो उन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया। उन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया कहते हैं। नेफ्रिडियोफोर। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रिडियोफोर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? नेफ्रिडियोफोर 7 सेगमेंट से लेकर के से एंड तक क्या पाए जाते हैं? नेफ्रिडियोफोर पाए जाते हैं। और नेफ्रिडियोफोर जो क्लाइटेरम रीजन है, क्लाइटेरम रीजन पर नंबर ऑफ नेफ्रिडिया
नंबर ऑफ नेफ्रेडिया कितने होते हैं, ज़्यादा, अधिक होते हैं, मोर होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसे यहाँ पर यानी क्लैटिनम रीजन पर जो नेफ्रेडियोपोर्स होते हैं बहुत घने होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे फॉरेस्ट ऑफ क्लैटिनम कहते हैं। फॉरेस्ट ऑफ क्लैटिनम रीजन को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रेडिया, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रेडिया कहते हैं। नेफ्रेडिया से क्या होता है, नेफ्रेडिया से इसके उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो नेफ्रेडिया को, जो नेफ्रेडिया है ये किसके एनालॉगस होता है, वर्टिब्रेट के एनालॉगस होता है, एनालॉगस होता है। अपना लीवर क्या करता है, वर्टिब्रेट के लीवर के एनालॉगस होता है। क्या, नेफ्रेडिया एनालॉगस का मतलब ये होता है नाम अलग अलग, दिखने में अलग अलग और काम एक ही होता है। तो हमारा लीवर क्या करता है, हमारा लीवर अमोनिया को उत्सर्जित करता है, इसीलिए अमोनिया और यूरिया को उत्सर्जित करता है, अमोनिया बनाता है। इसी प्रकार से इसके अर्थवॉर्म में क्या करता है, ये अमोनिया उत्सर्जित करता है, इसीलिए ये वर्टिब्रेट के क्या कैसा होता है, एनालॉगस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए चलिए इसकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई। इसकी मॉर्फोलॉजी के बाद हम एनाटॉमी लाएंगे। मॉर्फोलॉजी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। चलिए एक चीज़ और बची है, क्या, इसके जो स्पर्मेटोथीका और डिस्कस करिए, उसके बाद बताते हैं आपको। स्पर्मेटोथीका इसके कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, देखिए 5 और 6 और 7 और 8 और 9, यानी इसके 4 खंडों में स्पर्मेटोथीका पाए जाते हैं। ठीक, स्पर्मेटोथीका यानी यहाँ पर स्पर्म का क्या होता है, बनना होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इसमें भरे होते हैं, तो इसे स्पर्मेटोथीका कहते हैं। यानी 5वें और 6वें और 6वें और 7वें और 8वें और 9वें सेगमेंट में ये होता है। तो यहाँ तक आपके मॉर्फोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो कमेंट करके बता दें। यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। चलिए मिलते हैं। मैं इसी प्रकार से वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप रेस्पॉन्स करें। यूपी बोर्ड ये आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी नीट वगैरह किसी यहाँ से कोई क्वेश्चन यहाँ से निकल के नहीं जाएगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए बताया और कुछ कठिन तो नहीं है। चलिए धन्यवाद।